हाय एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेज। कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के आपके प्रबंध के सिद्धांत टॉपिक के डिस्कस करेंगे अपन। प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिद्धांत की जब हम बात करें तो सिद्धांत वे नियम होते हैं, वे सर्वमान्य सत्य होते हैं, वे आधारभूत प्रलेख होते हैं जिनको मान करके व्यापारी व्यापार करता है, अकाउंटेंट अकाउंट का काम करता है। यानी सिद्धांत क्या करते हैं, आपके सार्वभौमिक होते हैं, वो बताते हैं कि आपको किस तरह से प्रबंध करना है। तो अब हम बात करते हैं प्रबंध के सिद्धांत। तो जो सिद्धांत जो होते हैं उनको प्रबंध के क्षेत्र के अंदर लागू करना प्रबंध के सिद्धांत के अंदर आता है। यानी जब आप किसी भी व्यापार का, व्यवसाय का, किसी भी फर्म का अगर आप प्रबंध कर रहे हो तो उसके कौन कौन से नियम होंगे जो सर्वमान्य होंगे, जो सभी लोग स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं। तो प्रबंध करने के लिए भी आपको कुछ सिद्धांतों का पालन करना होता है ताकि प्रबंध का कार्य अच्छे ढंग से, उचित तरीके से और सर्वोत्तम ढंग से हो। इसलिए प्रबंध के कुछ सिद्धांतों का होना जरूरी होता है। तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उनमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें मेन बातों की अपन पहले डिस्कस करते हैं कि आधारभूत जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं उनमें क्या चीज स्पेशल होनी चाहिए। प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? आधारभूत कथन होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत कथन या सर्वमान्य सत्य होते हैं। आधारभूत कथन, आधारभूत कथन होते हैं या सर्वमान्य सत्य होते हैं। सर्वमान्य सत्य यानी ऐसे कथन जो शाश्वत है, जिनको सब लोग मानते हैं और हर जगह पर, किसी भी जगह पर, यानी जगह या समय की कोई उसमें सीमा नहीं होती है, जिसको लागू किया जा सकता है या कहा जा सकता है। सर्वमान्य सत्य यानी सभी लोग उसको मानने के लिए तैयार हो, चाहे वो प्रबंध का कोई भी लेवल हो, चाहे छोटा प्रबंध हो, आपका चाहे उच्च स्तरीय प्रबंध हो, चाहे मध्य स्तरीय प्रबंध हो, चाहे निम्न स्तरीय प्रबंध हो, चाहे आपका छोटा बिजनेस हो, चाहे आपका बड़ा बिजनेस हो, यानी सब लोग उन आधारभूत कथनों को और सर्वमान्य बातों को मानते हैं। वो किन में आते हैं? सिद्धांतों के अंदर आते हैं। दूसरी बात, सिद्धांत मार्गदर्शक बातें होती है। सिद्धांत क्या होती है? मार्गदर्शक बातें होती है जो ये बताती है कि अगर इस तरह की कंडीशन हो तो आपको क्या करना है, इस तरह की स्थिति हो तो आपको क्या करना है। यानी मार्गदर्शक बातें होती है जिसके अंदर होता क्या है? सामान्य नियम होते हैं। मार्गदर्शक बातें होती है सिद्धांतों के अंदर जिसमें क्या होता है? सामान्य नियम होते हैं और कई बार उन नियमों को कानून के रूप में भी स्वीकार कर लिया जाना है। उन नियमों को, सामान्य नियमों को कानून के द्वारा भी, कानून के रूप में भी स्वीकार कर लिया जाता है। कंपलसरी नहीं है भैया, ठीक है जी। जो प्रबंध के नियम है वो महत्वपूर्ण, प्रबंध जो चीजें होती है, जो सिद्धांत होते हैं वो महत्वपूर्ण बातें होती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं, उसमें क्या होते हैं? सामान्य नियम होते हैं और उन नियमों को कई बार कानून द्वारा अपना लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि वो हर जगह मान्य होते हैं। ठीक है, इनकी पालना करना, सिद्धांतों की पालना करना अनिवार्य नहीं होती है, ऐच्छिक होती है। आपकी इच्छा है तो प्रबंध के सिद्धांतों की पालना करो, आपकी इच्छा नहीं है तो मत करो। कोई आपके दंड की व्यवस्था नहीं है। यानी प्रबंध के सिद्धांतों का पालन नहीं करोगे तो आपको दंड की व्यवस्था नहीं है, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने प्रबंध के सिद्धांतों का पालन नहीं किया, इतना लाभ आपका काटा जाएगा या इतना चार्ज आपसे लिया जाएगा। आपकी मर्जी है तो प्रबंध के सिद्धांतों को मानिए, अदरवाइज मत मानिए। ठीक है, इन प्रबंध के सिद्धांतों का जो निर्धारण होता है, जब ये बनते हैं ना सिद्धांत, तो उसमें अनुभवों से बनते हैं। किन के द्वारा बनते हैं? अनुभवों से। जो बड़े बड़े फर्मों में, कारखानों में काम करते हैं लोग और अपने एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद में सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो इनका निर्माण या निर्धारण कैसे होता है? अनुभवों से इनका निर्धारण होता है, शोध से इनका निर्धारण होता है। रिसर्च, कई वर्षों तक लगातार अध्ययन किया जाता है, जब किसी कर्मचारियों पर, उत्पादन पर, किसी फर्म पर, है ना, तो उसके अंदर रिसर्च करने के बाद में सिद्धांत बन जाते हैं। विश्लेषण के द्वारा भी इनका निर्माण होता है, एनालिसिस किया जाता है कि पिछली साल ये था, अब ये है, या इतने लोग इतना काम करते तो इतना कैसे करेंगे।
या परीक्षणों के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी इनका निर्माण होता है। तो ये सिद्धांतों के संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। यानी सिद्धांत क्या होते हैं? आधारभूत कथन या सर्वमान्य सत्य होते हैं जो हर परिस्थिति में सबके द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। सिद्धांतों में होता क्या है? मार्गदर्शक बातें होती है, कुछ सामान्य नियम होते हैं जिन्हें कई बार कानून के द्वारा स्वीकार भी कर लिया जाता है। सिद्धांतों की पालना करना ऐच्छिक होता है, अनिवार्य नहीं है। अगर आप पालन नहीं कर रहे हो तो आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। इन सिद्धांतों का जो निर्माण होता है या निर्धारण होता है वो किस तरह से होता है? अनुभवों से होता है, रिसर्च से होता है, परीक्षणों से होता है या विश्लेषण से होता है। इस तरह से प्रबंध के सिद्धांतों का निर्माण होता है। प्रबंध के सिद्धांत ये होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रबंध के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं। प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध के सिद्धांत किस पर निर्भर करते हैं, निर्भरता किस पर है, यानी निर्भर इनका एक जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स है वो क्या क्या है, अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो वही बात, आधारभूत क्या होते हैं? कथन होते हैं, सर्वमान्य सत्य होते हैं। तो यानी प्रबंध के सिद्धांतों की पहली महत्वपूर्ण विशेषता है ये आधारभूत विवरण होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? आधारभूत विवरण होते हैं या ये सर्वमान्य सत्य होते हैं। सर्वमान्य सत्य होते हैं, सभी लोग इनको मानते हैं। ये प्रबंध के सिद्धांतों की पहली विशेषता है। दूसरी हम बात करते हैं सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। सार्वभौमिक या इसको बोलते हैं सर्वव्यापी, यानी प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उनको प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक जगह पर, हर जगह लागू किया जा सकता है। न केवल व्यवसाय में बल्कि अन्य जो कार्य है उसके अंदर भी प्रबंध के सिद्धांतों को लागू किया जाता है। सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, ठीक है। ये होता है सार्वभौमिक या सर्वव्यापी का। तीसरा प्रबंध के सिद्धांत का जो विशेषता है वो है नीतियों व नियमों से अलग होते हैं। ये नीतियों व नियमों से अलग होते हैं, नियमों से अलग। देखो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो नीतियों और नियमों से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो नीति या नियम होते हैं उनका पालन करना अनिवार्य होता है, जबकि प्रबंध के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। इच्छा है तो करो, नहीं तो मत करो। तो ठीक है, समझ में आई बात कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो नीतियों व नियमों से अलग होते हैं। नीति या नियम होते हैं उनका पालन अनिवार्य होता है, जबकि प्रबंध के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य नहीं है। चौथी अपन विशेषता की बात करते हैं प्रबंध के सिद्धांतों की। तो चौथी विशेषता है सिद्धांत कार्यों, प्रबंध के सिद्धांत कार्यों व विचारों का मार्गदर्शन है। कार्यों व विचारों का मार्गदर्शक है। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो जो कोई काम कर रहे हो आप या कोई विचार है तो उसमें मार्गदर्शन करते हैं कि अगर इस तरह का काम कर रहे हो तो आपको ये करना चाहिए। कोई आपके दिमाग में विचार आ रहा है तो आपको ये करना चाहिए, यानी आपको एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। भाई आपको ऐसा करना चाहिए, उचित रहेगा, ये बताते हैं आपको। तो ये चौथी आपके प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता थी। पांचवी हम विशेषता की बात करते हैं पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक या लैंपपोस्ट। लैंपपोस्ट प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधक के प्रबंधन के कार्य के लिए एक पथ प्रदर्शक, मार्ग प्रशस्तक का काम करता है कि भाई आपको इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है तो आप ये कीजिए। प्रबंधक को प्रबंधन के कार्य करने के लिए हेल्प करता है, एक मार्ग प्रशस्त का काम करता है, एक अनुभवी आदमी की तरह मदद करता है। ये प्रबंध की सिद्धांतों की पांचवी विशेषता थी। छठी है सिद्धांत जो होते हैं वो विवरणात्मक तथा भविष्यवाची होते हैं। भविष्यवाची होते हैं।
प्रबंध के जो सिद्धांत है वो विवरणात्मक तथा भविष्यवाची होते हैं, यानी जिसमें डिटेल बहुत सारी लिखी होती है और इन फ्यूचर में क्या होने वाला है या किस तरह से होगा या इस तरह का अगर आप काम कर रहे हो तो ये आपको करना चाहिए, इन फ्यूचर से संबंधित ये बातें बताता है। लेकिन निदानात्मक नहीं है, प्रबंध के सिद्धांत निदानात्मक नहीं है, निदानात्मक नहीं। निदानात्मक का मतलब होता है किसी समस्या के समाधान करने में सहायक, नहीं, किसी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे, आपको बताएंगे कि ऐसा कर सकते हैं आप। तो ये प्रबंध के सिद्धांतों की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। नंबर फर्स्ट, आधारभूत विवरण होते हैं, ये सर्वमान्य होते हैं, सार्वभौमिक, सभी लोग इनको मानते हैं, नीतियों व नियमों से अलग होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत नीति और नियम से अलग होते हैं, क्योंकि नीति और नियम को तो पालन करना अनिवार्य है, सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। चौथा, सिद्धांत कार्यों और विचारों का मार्गदर्शन करते हैं, भाई आप ऐसा कीजिए, आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। पथ प्रदर्शक है, समस्या आ जाती है तो हेल्प करते हैं कि ऐसा कीजिए, एक अच्छे गाइडलाइनर की तरह। विवरणात्मक तथा भविष्यवाची होते हैं, निदानात्मक नहीं होते हैं, समस्या का समाधान नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं थी। ठीक है, तो अपन ने प्रबंध के सिद्धांत और प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रबंध के सिद्धांतों में अपन सबसे पहले लेते हैं हेनरी फ्योल को। प्रबंध के सिद्धांत के अंदर सबसे पहले प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले बात आती है अपने हेनरी फ्योल की। हेनरी फ्योल प्रबंध के सिद्धांत के अंदर सबसे पहले हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे, जो सार्वभौमिक है, सर्वव्यापी है, जिनको हर परिस्थितियों में हर जगह कहीं पे भी लागू किया जा सकता है, चाहे कैसा भी बिजनेस हो उनको फॉलो किया जा सकता है। तो अपन हेनरी फ्योल की बात करते हैं। हेनरी फ्योल ने सन 1929 में, कब, सन 1929 में एक पुस्तक लिखी थी। सन 1929 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। हेनरी फ्योल को क्या कहते हैं, आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। तो हेनरी फ्योल से संबंधित आपको ध्यान रखना है, हेनरी फ्योल ने सन 1929 में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल को क्या कहा जाता है, आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है, उसे आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हेनरी फ्योल ने कौन कौन से हमारे सिद्धांत या प्रिंसिपल दिए थे। तो हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत। हेनरी फ्योल के जो प्रबंध के सिद्धांत है उनमें सबसे पहला है कार्य का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। हेनरी फ्योल कहता है कि काम को बांट देना चाहिए, कार्य का विभाजन कर देना चाहिए, क्योंकि कार्य का जब विभाजन करोगे तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करेगा तो उसमें परफेक्ट बन जाएगा और काम भी बड़े अच्छे तरीके से होगा। और यह सिद्धांत सार्वभौमिक है, सर्वमान्य है, कहीं पे भी लागू किया जा सकता है। अगर हम कोई भी काम बार बार करेंगे तो उसमें परफेक्ट बन जाएंगे। तो ये कार्य का विभाजन हेनरी फ्योल का बड़ा पहला सिद्धांत था। दूसरा हेनरी फ्योल ने सिद्धांत दिया था अधिकार एवं उत्तरदायित्व, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार एवं उत्तरदायित्व।
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्योल ने कहा है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति से अगर कोई काम करवाना है तो उसको दायित्व निर्धारित करे तो उसे पर्याप्त अधिकार भी दो, क्योंकि बिना अधिकारों के आदमी अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए जिस व्यक्ति से कोई कार्य करवाना है, कोई दायित्व देना आपको, तो साथ में उसे पर्याप्त अधिकार भी देने चाहिए। ये है अधिकार एवं दायित्व का, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत। तीसरा जो हेनरी फ्योल ने सिद्धांत दिया था वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। हेनरी फ्योल के अनुसार डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जो भी काम हो रहा है वो पूर्णतः नियंत्रित हो, बढ़िया संचालित हो, निर्धारित समय में हो और निर्धारित क्वालिटी के अनुरूप हो। अनुशासन का तीसरा सिद्धांत हेनरी फ्योल ने दिया था। चौथा हेनरी फ्योल ने सिद्धांत दिया था आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत ध्यान से देखना। आदेश की एकता के सिद्धांत के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति को, एक जो कर्मचारी है, एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। एक कर्मचारी को एक ही उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। एक कर्मचारी को एक उच्च अधिकारी से आदेश मिलेगा तो ही वो उस काम को ढंग से कर पाएगा। अगर दो अलग अलग व्यक्ति उसे अलग अलग आदेश दे रहे हैं तो वो काम कर नहीं पाएगा, उसको चूज करने में दिक्कत आ जाएगी। ये आदेश की एकता का सिद्धांत। दूसरा है आपका निर्देश की एकता का सिद्धांत। निर्देश की एकता का सिद्धांत। निर्देश की एकता का सिद्धांत, इसको भी ध्यान से समझना। निर्देश की एकता का सिद्धांत, इस सिद्धांत का मतलब होता है यानी वे क्रियाएं जो एक ही रूल से संबंधित है, यानी उसके लिए एक ही नियमावली है, तो उसके लिए एक ही अधिकारी होना चाहिए, एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। निर्देश की एकता के अंदर क्या है, यानी वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य एक समान हो, जिनका उद्देश्य समान हो, वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य समान हो, उनके लिए एक ही अधिकारी होना चाहिए। उनके लिए एक ही उच्च अधिकारी होना चाहिए। ठीक है ना, यानी ऐसी क्रियाएं जिनके लिए समान उद्देश्यों वाली है तो उनके लिए एक ही अधिकारी होना चाहिए ताकि उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके और वो पर्याप्त समय में निर्धारित व्यक्तियों से काम करवा सके। ठीक है, ये आपका था निर्देश की एकता का सिद्धांत। छठा सिद्धांत था व्यक्तिगत हितों के स्थान पर सामूहिक हितों को प्राथमिकता। व्यक्तिगत हितों के स्थान पर सामूहिक हितों, व्यक्तिगत हितों के स्थान पर सामूहिक हितों को प्राथमिकता। इसका मतलब ये होता है कि अगर कहीं डिसीजन कोई लेना हो तो व्यक्तिगत हित को ध्यान में नहीं रखना है, सामूहिक हित को ध्यान में रखना है। ज्यादा लोगों की जो राय हो उसको मान करके कार्य करना है। सातवां सिद्धांत है पारिश्रमिक, रेमुनरेशन। पारिश्रमिक का मतलब ये होता है कि कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। अगर उचित पारिश्रमिक नहीं मिलेगा तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। पारिश्रमिक के बाद में है केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन। हेनरी फ्योल का आठवां सिद्धांत है केंद्रीयकरण। हेनरी फ्योल ने कहा कि अधिकारों का केंद्रीकरण होना चाहिए काम को समय सीमा में करवाने के लिए, लेकिन इसका निर्धारण कैसे होगा, केंद्रीकरण करना है या नहीं करना है और किस सेक्टर में करना है, तो ये निर्भर किस पे करेगा, संगठन के आकार पर। संगठन के आकार पर जिस तरह का संगठन है उसी आधार पे अधिकारों का केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अगर संगठन छोटा है तो केंद्रीकरण हो, अगर संगठन बड़ा है तो विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, हेनरी फ्योल का ये आठवां सिद्धांत था। अब हेनरी फ्योल का नौवां सिद्धांत है सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला।
स्कॉलर चेन। सोपान श्रृंखला क्या कहती है कि उच्च अधिकारियों के द्वारा कोई संदेश भेजा जाता है तो वो मिडिल मैनेजमेंट के पास, फिर लोअर मैनेजमेंट के पास, उसके बाद में वर्कर्स या कर्मचारियों के पास पहुंचना चाहिए। यानी इसका जो क्रम है क्रमानुसार पहुंचना चाहिए। यानी कोई संदेश अगर उच्च अधिकारियों ने भेजा है, टॉप मैनेजमेंट ने भेजा है, तो उसके बाद में वो मिडिल मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए, उसके बाद में वो लोअर मैनेजमेंट के बाद में जाना चाहिए, उसके बाद में वो एम्प्लॉय तक जाना चाहिए, कर्मचारी तक जाना चाहिए। ठीक है, ये होती है सोपान श्रृंखला। लेकिन इसके अंदर ये भी कहा गया है अगर कोई रेयर कंडीशन हो तो डायरेक्ट संबंध स्थापित भी किया जा सकता है, यानी एम्प्लॉय भी डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये आपका सोपान श्रृंखला का कौन सा सिद्धांत था? हेनरी फ्यूल का 9वां सिद्धांत था। ठीक है, अगले सिद्धांत की बात करते हैं, 10वें सिद्धांत की बात करते हैं। हेनरी फ्यूल का 10वां सिद्धांत, हेनरी फ्यूल का 10वां सिद्धांत है व्यवस्था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित जगह पर होनी चाहिए, यह व्यवस्था का सिद्धांत था। 11वां सिद्धांत है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता। हेनरी फ्यूल का 11वां सिद्धांत है कि कर्मचारियों का जो कार्यकाल होता है वो स्थिर होना चाहिए, उसे बार बार कर्मचारियों को बदलना नहीं चाहिए। बार बार बदलोगे तो वो ढंग से काम नहीं करेंगे, उनको भविष्य के प्रति चिंता सताई रहेगी। 12वां सिद्धांत है हेनरी फ्यूल का समता या निष्पक्षता का सिद्धांत। निष्पक्षता या समता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है सभी के साथ समान व्यवहार, सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार रखना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, समान व्यवहार। 13 नंबर जो हेनरी फ्यूल का सिद्धांत है वो आपका पहल क्षमता। पहल क्षमता, जिसे प्रेरणा का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी हर कर्मचारी को पहल करके कार्य करना चाहिए कि भाई मैं कोई भी काम आता है तो तुरंत पहल इसको मैं करूंगा, इस तरह से पहल क्षमता रखनी चाहिए। और लास्ट हेनरी फ्यूल का जो सिद्धांत है वो है समूह भावना या सहयोग की भावना। प्रत्येक कर्मचारी को फर्म की जो क्रियाविधि होती है उसके अंदर सबको सहयोग करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। तो ये हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांत थे। कार्य का विभाजन, काम को बांट देना चाहिए ताकि काम अच्छे तरीके से हो और व्यक्ति भी परफेक्ट बने। जिस व्यक्ति को कोई दायित्व दो उसको पर्याप्त अधिकार भी दो। अनुशासन होना बहुत जरूरी है। आदेश एक कर्मचारी को एक ही उच्च अधिकारी से मिलना चाहिए। निर्देश समान कार्यों के लिए एक ही व्यक्ति को उसके लिए अधिकारी नियुक्त करना चाहिए ताकि काम परफेक्ट तरीके से हो सके। व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामूहिक हित, पारिश्रमिक पर्याप्त मिलना चाहिए। केंद्रीकरण संगठन के स्तर के आधार पर करना चाहिए। सोपान श्रृंखला टॉप टू एम्प्लॉय तक डायरेक्ट संपर्क स्थापित नहीं करना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। लेकिन रेयर कंडीशन होती है तो डायरेक्ट भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। व्यवस्थित होना चाहिए सारा काम। कर्मचारियों का कार्यकाल स्थिर होना चाहिए। समता की भावना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास करना चाहिए। पहल क्षमता, हर कर्मचारी को पहल क्षमता रखनी चाहिए काम करने में। और समूह भावना, यूनिटी रखनी चाहिए। सहयोग का भावना भी रखनी चाहिए। ये हेनरी फ्यूल के सिद्धांत थे। अब हम बात करते हैं कि प्रबंध के क्षेत्र में हेनरी फ्यूल का क्या योगदान था। प्रबंध के क्षेत्र में हेनरी फ्यूल का योगदान। मैनेजमेंट के अंदर हेनरी फ्यूल ने क्या क्या योगदान दिया है, महत्वपूर्ण बातें हैं, उसका अपन डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि जो हेनरी फ्यूल था ना वो था कौन। तो हेनरी फ्यूल क्या था? फ्रांसीसी इंजीनियर एवं प्रबंधक था। हेनरी फ्यूल एक फ्रांसीसी इंजीनियर व प्रबंधक था जिसने कई वर्षों के अनुभवों के बाद में ये प्रबंध के सिद्धांत बनाए थे। तो हेनरी फ्यूल क्या था? एक फ्रांसीसी इंजीनियर व प्रबंधक था। हेनरी फ्यूल ने
प्रबंध के सभी विचार, प्रबंध के जो सभी विचार थे, उसके जो विचार थे वो सबसे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय सभा में, हेनरी फ्योल ने अपने विचार एक अंतर्राष्ट्रीय सभा में, अंतर्राष्ट्रीय सभा में, और उस सभा का क्या नाम था, इंटरनेशनल, सभा का नाम था इंटरनेशनल माइनिंग एंड मेटालॉजिकल कॉन्फ्रेंस, मेटालॉजिकल कॉन्फ्रेंस। एक अंतर्राष्ट्रीय सभा हुई थी जिसका नाम क्या था, इंटरनेशनल माइनिंग एंड मेटालॉजिकल कॉन्फ्रेंस। इसके अंदर अपने प्रबंध से संबंधित सभी विचार हेनरी फ्योल ने दिए थे। तो हेनरी फ्योल क्या था, फ्रांसीसी इंजीनियर और प्रबंधक था। अपने विचार सबसे पहले कब दिए थे, अंतर्राष्ट्रीय सभा के अंदर जिसका नाम था इंटरनेशनल माइनिंग एंड मेटालॉजिकल कॉन्फ्रेंस के अंदर दिए थे। तीसरी महत्वपूर्ण योगदान क्या था हेनरी फ्योल का, फ्योल को या हेनरी फ्योल को क्रियात्मक प्रबंध या प्रशासनिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। क्रियात्मक प्रबंध या प्रशासनिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। इसे आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता भी कहा जाता है। आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछते जाए कि आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता किसको कहा जाता है, हेनरी फ्योल को। क्रियात्मक प्रबंध का या प्रशासनिक प्रबंध का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो हेनरी फ्योल को कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने 5 कार्य बताए थे प्रबंध के। फ्योल ने प्रबंध के 5 कार्य बताए थे। प्रबंध के जो कार्य बताए थे उसने टोटल कितने बताए थे, 5 कार्य बताए थे। क्या क्या बताए थे, एक तो प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं नियोजन, दूसरा बताया था संगठन, पहला कार्य बताया था प्लानिंग, दूसरा संगठन, तीसरा कार्य बताया था समन्वय कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन, चौथा डायरेक्शन निर्देशन, और पांचवा बताया था नियंत्रण, पांचवा कार्य बताया था नियंत्रण का। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने कार्य बताए, 5, नियोजन संगठन समन्वय निर्देशन और नियंत्रण, 4 ये 5 कार्य उसने बताए थे। पांचवा क्या योगदान था हेनरी प्रबंध का, ये उच्च स्तरीय प्रबंधकों की कार्यकुशलता पर बल देता था। उच्च स्तरीय प्रबंधकों की कार्यकुशलता पर ही बल देता था। कार्यकुशलता पर बल। हेनरी फ्योल कहता है कि टॉप मैनेजमेंट है ना, वो काम अपना कुशलता से करे, इस पर बल देता था हेनरी फ्योल। ठीक है, हेनरी फ्योल ने क्रियाओं को 6 भागों में बांटा था। हेनरी फ्योल ने जो प्रबंध की क्रियाएं हैं, प्रबंध की जो क्रियाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा था, 6 भागों में बांटा था। नंबर फर्स्ट तकनीकी क्रियाएं, तकनीकी क्रियाएं। नंबर सेकंड वाणिज्यिक क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं। नंबर थर्ड वित्तीय क्रियाएं, नंबर थर्ड वित्तीय क्रियाएं। नंबर फोर्थ सुरक्षा क्रियाएं। नंबर फिफ्थ लेखांकन क्रियाएं। और नंबर 6 प्रबंध क्रियाएं। ये हेनरी फ्योल का प्रबंध के क्षेत्र में योगदान था। ध्यान से सुनिएगा, हेनरी फ्योल कौन था, हेनरी फ्योल था फ्रांसीसी इंजीनियर था। इसने प्रबंध के जो विचार अंतर्राष्ट्रीय सभा में जो रखे थे उसका नाम था इंटरनेशनल माइनिंग एंड मेटालॉजिकल कॉन्फ्रेंस। हेनरी फ्योल को प्रशासनिक प्रबंध का, आधुनिक प्रबंध का और क्रियात्मक प्रबंध का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ध्यान देना, इसमें पूछा जा सकता है। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए थे, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने कार्य दिए थे, 5 कार्य दिए थे, नियोजन संगठन समन्वय निर्देशन और नियंत्रण।
उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कुशलता पर बल देता था। और कितनी प्रबंध की क्रियाएं बताई इसने? तकनीकी क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, सुरक्षा क्रियाएं, लेखांकन क्रियाएं और प्रबंध क्रियाएं। ये हेनरी फ्यूल का योगदान था आपका प्रबंध के सिद्धांतों के संबंध में। अब हम दूसरे थिंकर की बात करते हैं। F.W. टेलर का क्या योगदान था प्रबंध के क्षेत्र में? प्रबंध के क्षेत्र में F.W. टेलर का योगदान, प्रबंध के क्षेत्र में F.W. टेलर का योगदान। F.W. जो टेलर है उसका नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। F.W. का टेलर का पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इस F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता। वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता किसको कहा जाता है? F.W. टेलर को। ठीक है, ध्यान रखना है। वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कौन था? F.W. टेलर था। इसने प्रबंध के 6 सिद्धांत बताए थे। F.W. टेलर ने प्रबंध के कितने सिद्धांत बताए थे? 6 सिद्धांत बताए थे। F.W. टेलर ने प्रबंध के 6 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से अपन बात करते हैं? पहला इसने सिद्धांत दिया था विशिष्टीकरण का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत दिया था प्रबंध न कि अंगूठा टेक, प्रबंध न कि अनुभव या अनुमान, अनुभव या अनुमान। इसने कहा कि भाई अंगूठा टेक पद्धति को हटाओ और कुशलता से प्रबंध करो। तीसरा इसने सिद्धांत दिया था प्रतिकूलता के स्थान पर अनुकूलता, प्रतिकूलता के स्थान पर अनुकूलता। चौथा इसने जो सिद्धांत दिया था सहयोग न कि व्यक्तिवाद, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। पांचवा सिद्धांत इसने दिया था सीमित के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, उत्पादन मैक्सिमम करे, सीमित नहीं करे। और लास्ट अंतिम दिया था प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता का सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता का सिद्धांत। इस तरह से हेनरी फ्यूल F.W. टेलर ने 6 सिद्धांत दिए थे। तो ध्यान दीजिएगा, F.W. टेलर का पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। F.W. टेलर को किसका पिता कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? F.W. टेलर ने। F.W. टेलर ने प्रबंध के कितने सिद्धांत बताए हैं? 6 सिद्धांत बताए हैं। विशिष्टीकरण का सिद्धांत, प्रबंध न कि अंगूठा टेक पद्धति, प्रतिकूलता के स्थान पर अनुकूलता, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, सीमित के स्थान पर अधिकतम उत्पादन और प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता का सिद्धांत। हर व्यक्ति को कुशल होना चाहिए। ये F.W. टेलर की डिटेल थी। अब हम बात करते हैं F.W. टेलर ने क्या क्या प्रयोग किए थे। तो F.W. टेलर ने 3 प्रयोग किए थे। कितने प्रयोग किए थे? 3 प्रयोग किए थे। कौन कौन से किए थे? एक तो इसने गति अध्ययन किया था, F.W. टेलर ने गति अध्ययन किया था। दूसरा इसने समय अध्ययन किया था और तीसरा इसने थकान अध्ययन किया था। गति अध्ययन के अंदर इसने देखा कि कितनी गति से कोई कर्मचारी काम कर सकता है, कितने समय तक काम कर सकता है और थकता कब तक नहीं है। ये आपने F.W. टेलर ने इसका योगदान था। 3 प्रयोग थे। यानी मानव को एक मशीन की तरह कंपैरिजन किया था इसने F.W. टेलर ने। 5वीं बात F.W. टेलर की क्या थी? अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन इसने किया था। अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन, अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? F.W. टेलर ने किया था। ठीक है। ग्रेकुनाज का जो सिद्धांत था, ग्रेकुनाज का जो विस्तार का सिद्धांत था, इसकी आलोचना भी किसने की थी? F.W. टेलर ने की थी। ठीक है।
उसके बाद प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली भी इसी ने शुरू की थी। प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली, प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली लागू किसने की थी? F.W. टेलर ने की थी कि भाई जो अच्छा काम करे उसको मजदूरी ज्यादा दो, जो अच्छा काम नहीं करे उसको मजदूरी कम दो। मानसिक क्रांति का विकास इसके टाइम में हुआ। मानसिक क्रांति, मानसिक क्रांति का विकास किस किस के बीच में? प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच में। प्रबंधकों व कर्मचारियों के मध्य मानसिक क्रांति शुरू हुई थी इसके कार्यों की वजह से, इसके सिद्धांतों की वजह से। उसके बाद में टेलर ने आदेश की एकता का जो सिद्धांत था ना हेनरी फ्योल का, उसको सैनिक बताया कि सैनिक जैसा फोरमैन का, जो हेनरी फ्योल का आदेश की एकता वाला सिद्धांत था, तो टेलर ने कहा ये एक सैनिक के आदेश के जैसा है, सैनिक के आदेश जैसा फोरमैन इसको कहा, इसकी आलोचना की भाई, हेनरी फ्योल के सिद्धांत की आलोचना की। पुस्तक कौन सी लिखी थी इसने? बुक कौन सी लिखी थी? इंपॉर्टेंट, ध्यान करनी जरा। हेनरी F.W. टेलर ने बुक लिखी थी द साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि इसने कौन सा सिद्धांत दिया था? वैज्ञानिक प्रबंध। तो बुक भी कौन सी लिखी? साइंटिफिक मैनेजमेंट इसने बुक लिखी थी। ठीक है, इसने क्या किया? मानवीय पक्षों पर कम ध्यान दिया, इंसानों को मशीन समझ लिया, ये इसने भूल की, गलती की। मानवीय पक्षों पर कम ध्यान दिया, है ना। क्वेश्चन पूछ ले कि भाई मानवीय पक्षों पर ध्यान कौन से प्रबंधक ने दिया था? तो किसका नाम होगा? F.W. टेलर का होगा। इसने मानव को मशीन समझ लिया था कि भाई इसका, इनसे सिर्फ काम लो और कोई काम के नहीं है ये। और क्या योगदान था F.W. टेलर का? तो इसने जो सिद्धांत है ना, F.W. टेलर के जो सिद्धांत है वो निर्माणी संस्थाओं पर लागू होते हैं। कहाँ पे लागू होते हैं? निर्माणी संस्थाओं पर लागू होते हैं, गैर निर्माणी संस्थाओं पे इसके सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। इसने क्या सुझाव दिया था F.W. टेलर ने कि टोटल 8 नायक होने चाहिए, लीडर होने चाहिए। जो कहाँ कहाँ होने चाहिए? 4 तो होने चाहिए कारखाने के अंदर, कारखाने को संभालने के लिए, और 4 लीडर होने चाहिए कार्यालय के अंदर, ताकि कार्य कुशलता से हो सके। ये था आपका F.W. टेलर, प्रबंध के क्षेत्र में उसका योगदान। बात करते हैं, इसका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना अच्छे से। F.W. टेलर ने कितने सिद्धांत दिए थे? 6 सिद्धांत दिए थे। F.W. टेलर ने कितने प्रयोग किए थे? 3 प्रयोग किए थे। कौन सा? गति का, समय का और थकान का। F.W. टेलर ने अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? F.W. टेलर ने किया था। प्रेरणात्मक मजदूरी भी किसने लागू की थी? इसी ने की थी। मानसिक क्रांति प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच में F.W. टेलर के सिद्धांतों की वजह से ही हुई थी। पुस्तक कौन सी लिखी थी? द साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखी थी। मानवीय पक्षों पर ध्यान ही नहीं दिया, इसने कम ध्यान दिया था। सिद्धांत निर्माणी संस्थाओं पर लागू है, गैर निर्माणी संस्थाओं पर लागू नहीं है। और इसने सुझाव दिया था कि टोटल कितने लीडर होने चाहिए? 8 होने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा F.W. टेलर। अब हम बात करते हैं पीटर ऑफ ड्रंकर की। ये दूसरा था। तीसरे की बात करते हैं। हेनरी फ्योल हमने कर लिया, F.W. टेलर कर लिया। तीसरे की हम बात करें, तीसरा योगदान किसका था? पीटर एफ ड्रंकर। पीटर एफ ड्रंकर, पीटर एफ ड्रंकर। पीटर एफ ड्रंकर जो है प्रबंध का जन्मदाता इसको कहा जाता है। पीटर एफ ड्रंकर को क्या कहा जाता है? इसको प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। प्रबंध का जन्मदाता किसको कहा जाता है? पीटर एफ ड्रंकर को कहा जाता है। इसने भी पुस्तक लिखी थी, है ना। इसकी भी पुस्तक का अपने को नाम ध्यान रखना है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इसने जो पुस्तक लिखी थी, पीटर एफ ड्रंकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। और द साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने लिखी थी? F.W. टेलर ने। ठीक है, इसने जो सिद्धांत दिए थे, पीटर एफ ड्रंकर ने जो सिद्धांत दिए थे वो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध वाले थे। MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव।
उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रबंध होना चाहिए। इसका क्या कहना था? उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध होना चाहिए। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध होना चाहिए। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध किसने दिया था? पीटर एफ ड्रंकर ने दिया था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसने क्या कहा था? इसने कुछ कार्य बताए थे प्रबंध के कार्य इसने बताए थे। ध्येय एवं लक्ष्य, जो लक्ष्य और ध्येय है उसके हिसाब से कार्य होना चाहिए। उत्पादन कार्य व श्रमिक उपलब्धि इसने कार्यों में शामिल किया था। सामाजिक प्रभाव का कार्य पीटर एफ ड्रंकर ने दिया था। समय आयाम, भाई एक समय होना चाहिए, कितने टाइम तक काम करेगा बेचारा वर्कर। प्रशासन उद्यमिता, प्रशासन एवं उद्यमिता, ये इसने कार्य बताए थे। ठीक है जी, तो ये था आपका पीटर एफ ड्रंकर। पीटर एफ ड्रंकर को क्या कहा जाता है? प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। प्रबंध का जन्मदाता किसको कहा जाता है? पीटर एफ ड्रंकर को। पुस्तक कौन सी लिखी थी? प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट लिखी थी। एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध किसने दिया था? पीटर एफ ड्रंकर ने दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे थिंकर की, जो मैनेजमेंट का हमारा था, प्रबंध के सिद्धांतों का थिंकर था। उसका नाम है जॉर्ज एल्टन मेयो। जॉर्ज एल्टन मेयो, जॉर्ज एल्टन मेयो, ये आगे वाला आपका थिंकर था। इसने क्या कहा था? मानवीय प्रबंध की विचारधारा का जन्मदाता है ये। मानवीय प्रबंध की विचारधारा, मानवीय प्रबंध की विचारधारा का जन्मदाता कौन है? जॉर्ज एल्टन मेयो का जन्मदाता। मानवीय प्रबंध विचारधारा का जन्मदाता कौन था? जॉर्ज एल्टन मेयो। इसने हार्थोन प्रयोग किए थे। कौन से प्रयोग किए थे? हार्थोन प्रयोग किए थे। ये हार्थोन प्रयोगों में क्या होता था? अच्छे मानवीय संबंधों को बताया गया था। ये क्या है? कार्य जो किया जाता था ना, कार्यों पर अच्छे मानवीय प्रबंध, कार्यों पर अच्छे मानवीय प्रबंध होने चाहिए। हार्थोन प्रयोग के अंदर इसका एनालिसिस किया गया था। तो हार्थोन प्रयोग किसने दिया था भाई? जॉर्ज एल्टन मेयो ने दिया था। मानवीय प्रबंध की विचारधारा किसने दी थी? जॉर्ज एल्टन मेयो ने। जॉर्ज एल्टन मेयो ने कहा था कि भाई कर्मचारी जो है वो मानव है, उसके साथ मानवता का व्यवहार करिए, अच्छा व्यवहार उसके साथ रखे, उसको मशीन ना समझे। तो जॉर्ज एल्टन मेयो कर्मचारियों का हितैषी था, कर्मचारियों का शुभ चिंतक था। ठीक है ना, इसलिए इसने हार्थोन प्रयोग किए कि अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे समय पर काम हो, बढ़िया व्यवस्था हो काम करने की कर्मचारियों के लिए। तो ये जॉर्ज एल्टन मेयो हमारा थिंकर था। चौथा जो हमारा है प्रबंध के सिद्धांतों में जिसका योगदान था, वो हमारा हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन, हर्बर्ट साइमन ने क्या किया था? हर्बर्ट साइमन का छोटा सा योगदान अपन पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही बात करते हैं सिर्फ। निर्णय विचारधारा का प्रतिपादन इसने किया था। निर्णय विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? हर्बर्ट साइमन ने किया था। निर्णय विचारधारा का प्रतिपादन इसने किया था। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं 5 नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है मैरी पार्कर फोलेट। मैरी पार्कर फोलेट। मैरी पार्कर फोलेट का क्या योगदान था? मैरी पार्कर फोलेट ने समन्वय के 4 सिद्धांत दिए थे। कौन से सिद्धांत दिए थे? समन्वय के 4 सिद्धांत दिए थे। समन्वय के 4 सिद्धांत दिए थे। यानी समन्वय के 4 सिद्धांत किसने दिए थे?
मैरी पार्कर फोलेट ने दिए थे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कौन कौन से ये सिद्धांत थे। नंबर 1 पहला सिद्धांत था प्रत्यक्ष संपर्क का, प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत था प्रारंभिक स्थिति में समन्वय, प्रारंभिक स्थिति में समन्वय कैसे किया जाता है। तीसरा इसने दिया था पारस्परिक संबंध का, पारस्परिक संबंध का। और चौथा सिद्धांत दिया था सतत प्रक्रिया का सिद्धांत दिया था। तो ये 4 सिद्धांत इसने दिए थे। तो ये प्रबंध के सिद्धांतों की हमने बात कर ली, और प्रबंध के सिद्धांतों के अंदर महत्वपूर्ण योगदान किस किस का था उन्हें हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हेनरी फ्योल की बात की थी, हेनरी फ्योल के सिद्धांतों की हमने बात कर ली थी, और हेनरी फ्योल को प्रबंध का 14 सिद्धांत उसने दिए थे। हेनरी फ्योल के बाद में हमने किसकी बात की थी, F.W. टेलर की, फिर पीटर एफ ड्रंकर की, पीटर एफ ड्रंकर के बाद में जॉर्ज एल्टन मेयो, हर्बर्ट साइमन और मैरी पार्कर फोलेट। तो ये प्रबंध के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था फर्स्ट ग्रेड का। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो जो पॉइंट मैंने आपको मेन करके बताए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। आई होप आपका क्वेश्चन एकदम से सही हो जाएगा। आप सभी को वेरी वेरी थैंक यू।